नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मैं जिक्र कर रहा हूँ उस शख्सियत की जिक्र कर रहा हूँ जिसने लेफ्ट लिबरल गैंग की नींद उड़ा रखी है, जिसने उन सबको मरमाहत किया हुआ है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश में हिंदुओं को दोयम दर्जे के नागरिक बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ आज इस गैंग की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। मैं अब जिक्र करता हूं 2 तारीखों की। 2 तारीखें आज़ादी के इतिहास के बाद में 2 ऐसी तारीखें हैं जो इनके सपनों में भी आती है, इस गैंग के सपनों में आती है। पहली तो है 26 मई 2014 को। ये वो डेट है जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी। और दूसरी तारीख जो है वो है 25 मार्च 2022 को। इसी दिन योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। पहली बार तो हो गया था, चलिए, जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने तो मान लिया था कि चलो हो जाता है ऐसा, एंटी इनकम्बेंसी या इस टाइप की चीज़ें बहुत सी हो जाती हैं, या हिंदू लहर थी या राम मंदिर, जो भी आप मान लें। तब किसी तरह उन्होंने सहन कर लिया था। लेकिन जब वो दोबारा बने, अपने दम पर बने, अपने प्रशासनिक योग्यता से बने, अपने निर्भय रूप से बने, तो ये गैंग जो है सबसे परेशान हो गया। इन सब बातों से इनका जीना मुश्किल हो गया। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जो कर्नाटक के जो चुनाव आए तो वो उसी समय यूपी के जो स्थानीय निकाय हैं उनके भी चुनाव आए और उसमें बड़ी जबरदस्त विजय बीजेपी को मिली, यानी योगी जी को मिली। पूरे 17 के 17 मेयर उन्होंने जीते। ऐसे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और इस तरह बाकी जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे वो बहुत आगे रहे। अब की बार उन्होंने एक प्रयोग भी किया था मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारने का, लड़ाने का, और उन्होंने उतारे। उनमें से भी काफ़ी जीते हैं, करीबन 60 के लगभग बताते हैं कि जीते हैं। तो उस चुनाव में कर्नाटक के जब रिजल्ट आ रहे थे तभी इसके भी रिजल्ट आ रहे थे। सब कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे, लेकिन योगी की उपलब्धियों पर कोई नहीं बोल रहा था। उनके अंदर एक डर समा गया था कि ये आदमी तीसरी बार, माने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन तीनों में जीते जा रहा है। जो इन्होंने कर्नाटक के बाद ये समझ लिया था कि बीजेपी खत्म हो रही है, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव जो आ रहे थे उससे इनको भय पैदा हो गया। कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा की और यहाँ 80 सीटें हैं, 3 गुना ज़्यादा। तो जो इनका स्वप्न है कि 2024 में बीजेपी खत्म हो जाएगी, वो इन चुनावों से, यूपी के चुनाव से कहीं भी से भी नहीं लगता है कि बीजेपी जो इनकी मंशा है वो पूरी हो जाएगी। पहले तो मैं थोड़ा बता दूं कि ये गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं या पीठाधीश हैं, जो भी हैं, और ये अपने समय से बड़े लोकप्रिय रहे। गोरखपुर के आसपास जो भी इनका हो रहा है, और बड़ा अच्छा वो है वहाँ पर, जो है चाहे हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं सब वहाँ पर आते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो ये मूलतः ये बीजेपी के या जनसंघ के व्यक्ति नहीं थे, ये हिंदू महासभा से रिलेटेड है। और इनकी शुरुआत में टकराव चलता रहा बीजेपी से। इन्होंने अपने एक को बनाई युवा वाहिनी करके,
हिंदू युवा वाहिनी, और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी काम किए। आप तो जानते हैं कि लंबे अरसे तक यहाँ जो सरकारें रही हैं वो माफियाओं के बल पर रही हैं, और माफिया एक विशेष समुदाय के ज़्यादा रहे हैं, उनसे ये लगातार टकराते रहे। आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी कि किस तरह से ये इन्होंने अपना गोरखपुर से अपना दल लेकर के निकले थे, पूरा कारवां लेकर के निकले थे, फिर बाद में उनको रोका गया, उनसे कंप्रोमाइज़ किया गया सरकार ने, और स्थिति को संभाला। तो ये एक निर्भीक आदमी है, और ये वैसी राजनीति नहीं करते हैं, जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। 2017 में भी जब इनका नाम आया तो ये क्योंकि बीजेपी के नहीं थे, हालांकि बीजेपी के टिकट पे मिले और बीच में काफ़ी ये विद्रोह भी करते रहे, तो एक नंबर हाईकमान की पसंद नहीं थे, लेकिन जनता की पसंद थे। अंततः उनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया, और जो पहले 5 साल थे उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो है जो कमाल की पकड़ दिखाई, विकास के कार्य किए। एक्चुअली क्या है कि विकास या इन्वेस्टमेंट या सब चीज़ें तभी हैं अगर आपकी कानून व्यवस्था आपके राज्य में सही है, तभी इन्वेस्टर्स आएगा। वो इस बात को समझ चुके थे। बहुत से लोग एक इन्होंने शुरू में रोमियो करके एक दल बनाया था, मतलब कुछ युवाओं का जो लोग लड़कियां छेड़ते थे, जो ओहदे टाइप के लोग थे, और इस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई। जो पढ़ा लिखा तबका, वामपंथी तबका, जो एनडीटीवी से बाहर नहीं निकला, द वायर से बाहर नहीं निकला, द इंडियन एक्सप्रेस से बाहर नहीं निकला, द हिंदू से बाहर नहीं निकला, वो उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना करी। और इसी को पढ़ने वाले वो तबका जो इनको फॉलो करता है, उनको ये लगा कि ये तो कानून के साथ खिलवाड़ है, लोगों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ है, ये एंटी रोमियो स्क्वाड क्या हुआ। लेकिन इनमें से न एनडीटीवी, ना हिंदू, ना इंडियन एक्सप्रेस, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इन्होंने कभी सच्चाई यूपी की देखी नहीं। किस तरह लड़कियों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, किस तरह बच्चियों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया था, और ये एक परंपरा बन गई थी कि उनके साथ दुर्व्यवहार करना, इस ढंग की बातें होना, जो भी हुआ है वो मतलब एक सामान्य रूप में लिया जाता था। योगी जी ने सबसे पहले उसको ही पकड़ा, इसी कमजोरी को उन्होंने उठाया, और उन्होंने इन शोधों पर लगाम लगाई। आज आप यूपी की किसी भी लड़की से, किसी भी महिला से बात करके देखें तो सबका एक यही वो कहना है कि हमारा जो जीवन नरक हो गया था, आज योगी जी की वजह से हम मुक्त हो गए, उस जीवन से मुक्त हो गए, अब हम आज़ाद हो गए, अब हम आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, रात को भी निकल सकते हैं। और इसमें खाली ये नहीं कि हिंदू लड़कियां हों, सभी लड़कियां, चाहे मुस्लिम लड़कियां हो या हिंदू लड़कियां हो, सबके साथ जो है जो दुर्व्यवहार होता था उससे उन्होंने बचाया। इनकी प्रशंसा में मुस्लिम लड़कियां वो इतनी करती हैं। तो जब कानून व्यवस्था सुधरी तो इन्वेस्टमेंट भी अब आने लग गए, और इन्वेस्टमेंट आने का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोज़गार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, और अगर यूपी की जीडीपी बढ़ेगी तो देश की जीडीपी भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। इस 2022 के चुनाव से पहले आप देखिए कि मरसिया पड़ा गया था कि बीजेपी गई, जिस ढंग से कई नेता छोड़ करके जा रहे थे और समाजवादी पार्टी में भर्ती हो रहे थे या कहीं और जा रहे थे, तो पूरा जो मीडिया था सब ये मान के चला था कि अब की बीजेपी गई यहाँ से, यूपी में वापसी असंभव है। और यूपी में वापसी भले ही सीटें कम आई, योगी जी ने करी और रिकॉर्ड बनाया इतने लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री बने रहने का और सरकार को रिपीट करने का। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ज़्यादातर सरकारें रिपीट नहीं होती, या ज़्यादातर कोई मुख्यमंत्री 5 साल, बहुत कम लोग ने शासन किया, उन्होंने 5 से भी आगे किया।
उनका 6 साल हो गए। तो ये अनोखी उपलब्धि है। बताते डॉक्टर संपूर्णानंद के बाद जो है ये इनका कार्यकाल सबसे लंबा, मतलब सतता निरंतर में जो है, जैसे कि लगता था कि भाई ये तो कोई साधु है क्या है करके, तो लोग यही समझते हैं कि कोई अनपढ़ टाइप का है। आज भी बहुत से लोग कहते हैं जब उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो बीएससी हैं। और बीएससी ऐसे नहीं है कि मैथ्स से, फिजिक्स से, जो असली सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट से जो उनकी शार्पनेस जो है वो दिखाती है कि ये साइंस के स्टूडेंट हैं और मैथ्स और फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। कोटद्वार से इन्होंने किया था। तो जो प्रशासन पे जो पकड़, आप ही सोचिए कि यूपी जैसे राज्य जहाँ का प्रशासन बिल्कुल सर गल गया हो, उसको काबू करना कोई साधारण बात नहीं है। तो उनकी तीक्ष्ण जो बुद्धि है उस वजह से उन्होंने प्रशासन को दुरुस्त किया। और आज का यूपी 6 साल पहले यूपी से बिल्कुल अलग है। केंद्र से भी उनको मदद मिली, और क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है, अगर वो कोई परियोजना शुरू करती है तो उसको खाली लटकाए नहीं रखती है, उसको कंप्लीट करने में उसका विश्वास है। शुरू करो तो उसको कंप्लीट करो, जनता को दो, तभी जाकर के राज्य का विकास होगा या देश का विकास होगा। और उसी वजह से आज यूपी भी उचित तेजी से प्रगति कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो इन्वेस्टमेंट आएंगे। उन्होंने हर जिले को एक वो भी घोषित किया है कि किसी प्रोडक्शन के लिए कि ये जिला इस प्रोडक्शन, ये चीज़ प्रोडक्ट करेगा, ये जिला इस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा। तो ये एक अभिनव प्रयोग है। कानून व्यवस्था की आपको स्थिति पता होगी कि जब एंटी सीए मूवमेंट हुआ तो किस ढंग से दंगे शुरू हुए। आग जलाना, क्योंकि आगजनी करना, सरकारी बसों को आग जलाना, प्राइवेट संपत्ति को तोड़ फोड़ करना एक आम चीज़ हो गई थी। इससे पहले आपने मुजफ्फरनगर का दंगा सुना होगा, योगी जी के आने से पहले, अखिलेश के टाइम पर। तो ये एक प्रवृत्ति हो गई थी वहाँ पर। मतलब इसको कोई कानून तोड़ने के रूप में नहीं समझता था। उन्होंने सीए के बाद जो आगजनी की जो शुरुआत जो हुई, उन्होंने तुरंत उस पर काबू कर दिया। उनके पोस्टर लगाए, उनको जो है दंगाइयों की कुर्की शुरू करी, कुर्की कार्रवाई शुरू करी। हालांकि कोर्ट ने इनको जो है डांट भी लगाई और ये भी लगाया आप कानून गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने कानून में भी संशोधन कर दिया। कोर्ट इस बात को समझता है कि सिर्फ कानून की पोथी बाँच करके ही कानून व्यवस्था कायम नहीं होती है। इसके लिए थोड़ा सख्ती भी दिखानी होती है, क्योंकि राजदंड के बगैर कोई भी प्रशासन नहीं चल सकता है। यूपी अकेला, बिहार और यूपी ऐसे राज्य हैं जो कि माफियाओं के राज्य रहे। आपने अतीक का तो आपने देखा ही होगा। सिर्फ अतीक नहीं है, सैकड़ों माफिया थे जिन्होंने 40 साल तक राज किया पूरे यूपी पर अपनी माफियागिरी का। कानून प्रशासन उनके सामने कुछ नहीं था। आज वो कहीं पर भी नहीं, सर उठा नहीं सकते हैं। जिसने भी सर उठाया उसको कुचल दिया गया। और इस बात को वहाँ के माफिया अच्छी तरह जानते हैं, और इस बात को पब्लिक भी जानती है कि जब तक योगी जी हैं तब तक ही ये सही है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर कि जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो अब उसको मोदी से ज़्यादा खौफ अब योगी जी से हो गया। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मोदी और योगी में लड़ाई करवाई जाए। और ये पहली बार नहीं है, 2022 के चुनाव से पहले भी यही बात रही थी। मोदी नहीं चाहते कि योगी यहाँ पर पनपे, और योगी नहीं चाहता कि मैं केंद्र के प्रति वफादार रहूं, जबकि ये सच्चाई से बहुत। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है। और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को
डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। आज भी जो है कई जो इनके यूट्यूबर्स हैं वो अब इस बिंदु को उठा रहे हैं, योगी और मोदी की लड़ाई करवा रहे हैं। उनकी लड़ाई तो नहीं होगी, लेकिन जो समर्थक हैं, जो योगी जी के और मोदी जी के समर्थक हैं, उनमें एक भेद डालना चाह रहे हैं, उनको तोड़ना चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। क्योंकि उनको पता चल गया है कि 80 सीट वाला जो उत्तर प्रदेश एक चट्टान की तरह, मजबूत चट्टान की तरह जो है बीजेपी के साथ खड़ा है। और उसके देखते हुए, उसके रहते हुए, योगी जी के रहते हुए जो इनका सपना है कि अभी तक इन्होंने 2029 का टारगेट रखा था कि 2029 तक ये बीजेपी सत्ता में रहेगी, मतलब लड़ाई जो होगी 2029 की होगी, 2024 की नहीं होगी। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के जो परिणाम आए उससे अब इनको ये लग रहा है कि हमारा टारगेट अब 2029 नहीं 2024 ही होगा। क्योंकि अगर कर्नाटक में हार सकते हैं तो पूरे देश में जो है बीजेपी हार सकती है। तो इसलिए ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह योगी और मोदी के बीच खाई पैदा कर दी जाए, यानी इनके समर्थकों को बांटा जाए। इस ढंग से कुछ तो ऐसे बीजेपी के समर्थक भी हैं जो उनको कोसते हैं या उन पर आरोप लगाते हैं कि वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। मोदी कोई वो नहीं है, किसी धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, उनके लिए सारे धर्म बराबर है। वही योगी के लिए भी है, उनके लिए सभी धर्म बराबर है। ये सही है कि जो भी गलत करेगा उसके प्रति सख्त होना बहुत जरूरी है अगर देश को चलाना है। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि जो आगे आने वाला जो सीन है, जो अभी माहौल बनाया जा रहा है कि आगे 2024 में बीजेपी चली जाएगी सत्ता से, ये असंभव है। ठीक है, कर्नाटक में हो गया और वहाँ भी जैसे एंटी इनकम्बेंसी होती है वो यहाँ नहीं जोड़ते हैं। कई हर राज्यों में ये सब होता है, लेकिन क्योंकि बीजेपी में ये कम होता है, वो एंटी इनकम्बेंसी को जो प्रो इनकम्बेंसी में दिखाते हैं क्योंकि अच्छा काम करते हैं। कर्नाटक का मामला बिल्कुल अलग था, कई फैक्टर्स उसमें थे। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था कि जो कांग्रेस ने मुस्लिम समाज से जो गठबंधन किया कि हम आपको उप मुख्यमंत्री और 5 मंत्री और सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय देंगे, उसके बदले आप हमें वोट देना, और उन्होंने वही किया। पूरे 90% से ऊपर के वोट मुस्लिमों ने कांग्रेस को दिए। तो ये जो एंटी बीजेपी जो पत्रकार हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो इसको इस ढंग से माहौल बनाना चाह रहे हैं कि बीजेपी हार गई। लेकिन आदित्यनाथ जी जो है उनकी आंखों में किरकिरी है, और अभी 10-11 महीने करीबन रह गए। आप ये देखिएगा कि यहाँ इस बीच योगी जी के खिलाफ कोई कुछ ना कुछ होगा, कोई बड़ा आंदोलन होगा, उन पर कोई आरोप लगेंगे या कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ षड्यंत्र होगा, या आप मान के चलिएगा। तो आप देखते रहिएगा, अभी साल भर है वाला है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।